हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर के 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की लेक्चर सीरीज चल रही है। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन और उसके आंसर्स डिस्कस कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में मैं एक और आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर आया हूं। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। Programmenter. Let's build your career. तो भाई देखो, 100 इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स की इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन, वो भी मॉड्यूल 1 से ही रिलेटेड होगा। और मैंने आपको बताया था मॉड्यूल 1 के अंदर हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं और वो 20 के 20 क्वेश्चंस ASP.NET कोर के जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर बेस करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, ये 20 क्वेश्चंस हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हम मॉड्यूल 1 के अंदर कवर कर रहे हैं। इसके अंदर देखो, हमने लास्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन तक कवर कर लिया है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से हम सर्विस क्रिएट करते हैं और फिर उस सर्विस को हम program.cs के अंदर रजिस्टर करते हैं और फिर उसके बाद किस तरह से हम अपनी सर्विस को डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से कंट्रोलर के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर हमारा नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लाजमी वो देख लो, क्योंकि ये सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और आज का जो लेक्चर है वो भी हमारे पास सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ ही इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सर्विस लाइफ टाइम्स। मतलब देखो, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सर्विसेज और डिपेंडेंसी इंजेक्शन को देखा था ना। अब सर्विसेज की हमारे पास कुछ लाइफ टाइम्स होती हैं। ठीक है, तो इसके हवाले से क्वेश्चन कौन सा आता है इंटरव्यू में, ये देखो क्या कह रहा है। एक्सप्लेन सिंगलटन स्कोप्ड एंड ट्रांजिएंट सर्विस लाइफ टाइम्स। मतलब देखो, हमारे पास जो सर्विस का कॉन्सेप्ट हमने लिया था ना, उसकी 3 लाइफ टाइम्स होते हैं। पहला कौन सा है हमारे पास, सिंगलटन, दूसरा है स्कोप्ड और तीसरा है ट्रांजिएंट। मतलब हमारे पास जो सर्विस होती है उस सर्विस को कौन यूज करता है, हमारी ASP.NET कोर की एप्लीकेशन यूज कर रही होती है, कंट्रोलर यूज कर रहे होते हैं। तो हर सर्विस का ना हमारे पास एक लाइफ टाइम होता है। तो लाइफ टाइम हमारे पास टोटल कितने टाइप्स के हैं, 3। मतलब सर्विस के कितने लाइफ टाइम्स है हमारे पास, सिंगलटन, स्कोप्ड और ट्रांजिएंट। इन तीनों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनका कंपैरिजन देखेंगे विद प्रैक्टिकल। ठीक है, तो यहां पे देखो, सबसे पहले इसका शॉर्ट इंटरव्यू आंसर, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप। ASP.NET कोर प्रोवाइड्स 3 सर्विस लाइफ टाइम्स। मतलब सर्विस के 3 लाइफ टाइम्स ASP.NET कोर हमें प्रोवाइड करता है। कौन कौन से, सबसे पहले मैंने कौन सा बताया, सिंगलटन है, और फिर है स्कोप्ड, और फिर है आपके पास ट्रांजिएंट। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे सिंगलटन की। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सिंगलटन में 1 इंस्टेंस फॉर द एंटायर एप्लीकेशन। मतलब सिंगलटन में क्या होता है कि सर्विस का एक इंस्टेंस बनता है, एक ऑब्जेक्ट बनता है, और वही ऑब्जेक्ट हमारी पूरी एंटायर एप्लीकेशन यूज करती है। मतलब ये लाइफ टाइम्स किसके हम कवर कर रहे हैं, सर्विस के। तो जब हम सर्विस को किसी कंट्रोलर वगैरह में इंजेक्ट करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से, तो सर्विस का लाइफ टाइम कौन सा होना चाहिए। देखो यहां पे सिंगलटन के बारे में बता रहा है कि अगर आप सर्विस का वो जो लाइफ टाइम है, अगर आप सिंगलटन सिलेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि सर्विस का एक ही इंस्टेंस बनता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, और वो पूरी एप्लीकेशन उसको यूज करती है। मतलब उसी एक इंस्टेंस को, उसी एक ऑब्जेक्ट को पूरी एप्लीकेशन यूज करती है। ठीक है, अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। फिर देखो स्कोप्ड, 1 इंस्टेंस पर यूजर और सेशन। तो भाई देखो, स्कोप्ड के बारे में क्या कह रहा है, 1 इंस्टेंस पर यूजर और सेशन। भाई अब इसका क्या मतलब है, देखो यहां पे कह रहा है कि सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनेगा एक यूजर के लिए, एक सेक्शन के लिए। मतलब देखो यहां पे क्या कह रहा है कि स्कोप्ड के अंदर क्या होता है, सर्विस का एक इंस्टेंस बनेगा एक यूजर के लिए, एक सेशन के लिए। भाई देखो, अगर किसी ने वेब डेवलपमेंट के अंदर, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज यूज की हो, ASP.NET यूज की हो, PHP यूज किया हो, पाइथन यूज किया हो, तो जब वहां पे हम यूजर मैनेजमेंट की बात करते हैं, मतलब जहां पे हम स्टेट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जिसके अंदर हम सेशंस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कुकीज का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो अगर किसी को सेशन का कॉन्सेप्ट पता है तो वो यहाँ पे मेरी बात समझ रहा होगा कि पर यूजर और पर सेशन से क्या मुराद है। मतलब यहाँ पे कह रहा है
स्कोप्ड में क्या होता है कि सर्विस का एक ऑब्जेक्ट बनता है पर यूजर या पर सेशन। इसका मतलब भाई देखो, आप कोई वेबसाइट में आपने अकाउंट बनाया हुआ है, आप उस वेबसाइट में लॉगिन करते हो, तो फॉर एग्जांपल आदिल लॉगिन कर रहा है तो आदिल का एक सेशन क्रिएट होता है। सेम इसी तरह अगर कुमार लॉगिन कर रहा है तो कुमार का एक सेपरेट सेशन बनेगा, अली लॉगिन कर रहा है तो अली का एक सेपरेट सेशन हमारे पास बनेगा। तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है स्कोप में क्या होता है कि सर्विस का जो इंस्टेंस बनता है वो पर यूजर, मतलब हर एक यूजर के लिए सेपरेट होता है। इसका मतलब आदिल जब लॉगिन करेगा तो सर्विस का एक अलग इंस्टेंस आदिल को मिलेगा, एक न्यू इंस्टेंस आदिल को मिलेगा। अगर कुमार लॉगिन करेगा तो सर्विस का एक सेपरेट इंस्टेंस, एक न्यू इंस्टेंस कुमार को मिलेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास स्कोप्ड का, वन इंस्टेंस पर यूजर और सेशन। और अब अगर मैं बात करूं यहां पे थर्ड की, जो कि ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट बहुत सिंपल सा है, क्या कह रहा है, अ न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम द सर्विस इज रिक्वेस्टेड। इसका मतलब जब जब आप सर्विस को रिक्वेस्ट करोगे तब तब वो आपको एक नया इंस्टेंस, एक नया ऑब्जेक्ट बना के देगा। मतलब देखो सिंगलटन में क्या हो रहा था, सिंपल है कि एक ही इंस्टेंस बनेगा और वो पूरी एप्लीकेशन उसको यूज करेगी। स्कोप में क्या कह रहा है कि हर यूजर के लिए, हर सेशन के लिए अलग अलग हमारे पास क्या बनेगा, इंस्टेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। ट्रांजिएंट में क्या कह रहा है कि जितनी दफा आप उस सर्विस को रिक्वेस्ट करोगे वो हर दफा आपको एक नया ऑब्जेक्ट, एक नया इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं जिससे और अच्छे से आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, in ASP.NET Core, Singleton, Scoped and Transient are the three built-in dependency injection service lifetimes। भाई देखो, सर्विस हम कैसे इंजेक्ट करते हैं कंट्रोलर के अंदर, डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से। तो सर्विस की 3 लाइफ टाइम्स होती हैं जो अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या कह रहा है, द मेन डिफरेंस इज हाउ लॉन्ग द सेम सर्विस इंस्टेंस लिव्स। मतलब यहां पे देखो, अगर हम सर्विस का जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं सिंगलटन के बेस पे, तो मैंने क्या बताया कि एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा एंटायर एप्लीकेशन के लिए। स्कोप में क्या होता है, हर यूजर, हर सेशन के लिए अलग हमारे पास इंस्टेंस बनेगा। ट्रांजिएंट के लिए क्या होगा कि जब जब हम अपनी सर्विस को कॉल करेंगे तब तब उसका एक न्यू ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होगा। तो ये क्या बताते हैं, सर्विस का जो इंस्टेंस है उसकी लाइफ कितनी होगी, क्या वो पूरी एप्लीकेशन के लिए चलेगा, क्या वो एक सिंगल स्कोप के लिए, एक सिंगल यूजर के लिए चलेगा, या फिर क्या वो हर दफा आपको एक नया ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहां पे देखो, अब इसके प्रैक्टिकल पे आते हैं। लेट्स गेट ऑन विद द प्रैक्टिकल फर्स्ट। पहले प्रैक्टिकल समझाता हूं, फिर आगे के इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको कवर करते हैं। ठीक है, तो मैं आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में। ठीक है, देखो विजुअल स्टूडियो मैंने ओपन कर लिया है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे देखो, मैं ASP.NET Core का जो वेब API प्रोजेक्ट है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, देखो नजर आ रहा है सेकंड पे ASP.NET Core वेब API, इसके ऊपर डबल क्लिक करो। ठीक है, अब इसका हम नाम रखते हैं, मैं इसका नाम रख देता हूँ सर्विस लाइफ टाइम डेमो। ठीक है, सर्विस लाइफ टाइम डेमो इसका मैंने नाम रखा। नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, .NET 8 में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहो तो यहाँ से .NET 9 या .NET 10 जो कि लेटेस्ट आ चुका है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी सारी चीज़ें आपने एज इट इज़ यहाँ पे रखनी है और क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो वेट करते हैं जब तक हमारे प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, टॉप राइट साइड पे आपको नजर आ रहा है। तो अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें सर्विसेज का फोल्डर बनाना है अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो राइट क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट पे ऐड पे जाते हैं और यहाँ से न्यू फोल्डर में ले लेता हूँ और इस न्यू फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ सर्विसेज। ठीक है, और अब सबसे पहले सर्विसेज बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि बेस्ट अप्रोच क्या है कि आपने सबसे पहले एक इंटरफेस बनाना है और जो जो मेथड्स आपको चाहिए उनके वो जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो आपने अपने इंटरफेस में डिक्लेयर करने हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो सर्विसेज के ऊपर मैं राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ, यहाँ से क्लास ले लेता हूँ और यहाँ से देखो मैं इंटरफेस सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो इंटरफेस का नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रीफिक्स लगाऊंगा आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस। ठीक है, और उसके बाद मैं अपनी सर्विस का नाम यहाँ पे रख लेता हूँ माई सर्विस। ठीक है, आई माई सर्विस, ऐड पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो ये देखो आई माई सर्विस के नाम से हमारे पास ये इंटरफेस आ गया और इंटरफेस के अंदर आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही बनते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं एक मेथड बनाऊंगा, उसकी जो रिटर्न टाइप होगी वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पे देखो GUID। ठीक है, और इस मेथड का नाम मैं यहाँ पे कह देता हूँ गेट इंस्टेंस ID। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, ये आपने याद रखना है। देख रहे हो ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसकी कोई बॉडी नहीं है।
बॉडी हम किस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम बॉडी वाले मेथड्स नहीं बना सकते, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे बना लिया और इंटरफेस के अंदर अब देखो इसी सर्विसेज के फोल्डर के अंदर जिसके अंदर मैंने अपना ये इंटरफेस बनाया ना, इसके अंदर अब मैं एक क्लास ऐड करूंगा और वो क्लास चाइल्ड क्लास होगी इस इंटरफेस की, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो सर्विसेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पे जाते हैं, यहाँ से मैं क्लास ले लेता हूँ, ठीक है। क्लास सेलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं इस क्लास का नाम रखूंगा माई सर्विस, ठीक है। याद रखना अब ये क्लास मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैंने क्लास सेलेक्ट किया, इंटरफेस नहीं, ठीक है। ऐड पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो सर्विसेज के फोल्डर के अंदर देख रहे हो माई सर्विस के नाम से क्लास आ गई और उसके ऊपर इंटरफेस है और ये माई सर्विस की क्लास यहाँ पे ओपन हो गई है। तो सबसे पहले इसको चाइल्ड क्लास बनाना है, किसका, इसका माई सर्विस इंटरफेस का, ठीक है। तो देखो यही इंटरफेस था, जैसे एंटर करूंगा ये जो इंटरफेस है ये हमारे पास इसी नेम स्पेस के अंदर मौजूद है जिसके अंदर हमारी ये माई सर्विस की क्लास है, ठीक है। तो देखो अभी इसके नीचे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है, जब हम यहाँ पे इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं तो अब ये हमारी चाइल्ड क्लास है ना और ये पेरेंट इंटरफेस है। तो जो चाइल्ड क्लास पेरेंट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करती है तो उसके लिए चाइल्ड क्लास को क्या करना पड़ता है कि ये जो हमारे पास इंटरफेस है जिसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसको मैं क्लोज कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसकी बॉडी देनी है मुझे कहां पे, अपने इस माई सर्विस की क्लास के अंदर, ठीक है। तो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पे देखो ये जहां पे एरर आ रहा है माउस लेके जाओ, एक ड्रॉप डाउन बटन आएगा, इस पे क्लिक करो और इंप्लीमेंट इंटरफेस का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो ये देखो हमारे पास बॉडी आ गई इस मेथड की। ये कौन सा मेथड है, जिसको मैंने अपने इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया था, देख रहे हो। और यहाँ पे मैं उसको उसकी बॉडी दे रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये वाला मेथड बनाने का मकसद क्या था कि ये जो मेथड है ना ये हमें एक यूनिक आईडी रिटर्न करेगा। भाई देखो सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। ये जो मैंने मेथड बनाया था ना यहाँ पे, इसकी मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी थी, गुइड, और इसी मेथड को मैंने यहाँ पे बॉडी दी, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने इसको इंप्लीमेंटेशन दी। तो भाई देखो अब ये गुइड है क्या, देखो गुइड की फुल फॉर्म होती है ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर। भाई आपने डेटाबेस में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। प्राइमरी की क्या करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर जो टेबल होता है उसकी हर रो को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है, मतलब 1 2 3 4। इसका मतलब अगर आपकी एक प्राइमरी की 2 के नंबर से जनरेट हो चुकी है तो 2 दोबारा नहीं आ सकता। 2 अगर दोबारा आएगा तो प्राइमरी की का एरर आएगा। तो गुइड भी कुछ उसी तरह का है, लेकिन गुइड की जो यूनिक आईडी होती है ना वो बहुत बड़ी होती है। जिस तरह अगर आपने कभी शॉपिंग मार्ट्स के अंदर से कभी शॉपिंग की हो तो आपको जो बिल मिलता है, जो आपको रिसीट मिलती है, उसके अंदर आपने देखा होगा एक यूनिक आईडी होती है और वो यूनिक आईडी बहुत बड़ी होती है। और वो यूनिक आईडी इसलिए बड़ी होती है ताकि एक से ज्यादा बिल्स में वो डुप्लीकेशन ना हो, ठीक है। तो गुइड भी कुछ उसी तरह का काम करता है। मतलब गुइड का ये दावा है कि ये जो भी आपको यूनिक आईडी जनरेट करके देगा ना वो हमेशा यूनिक रहेगी, मतलब उसके जैसी कभी कोई दूसरी आईडी जनरेट नहीं होगी, ठीक है, मतलब डुप्लीकेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो ये जो मेथड है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक यूनिक आईडी गुइड आईडी आपको जनरेट करके देगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं एक प्राइवेट वेरिएबल बनाता हूँ, प्राइवेट रीड ओनली, और ये भी गुइड टाइप का होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ आईडी, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका नाम आईडी रखा। और अब यहाँ पे मैं इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। कौन सी क्लास का, माई सर्विस क्लास का मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। तो शॉर्टकट क्या है, CTOR लिख के टैप करो, ये कंस्ट्रक्टर आ गया। और अब इसके अंदर देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये वाला जो मैंने रीड ओनली वेरिएबल बनाया ना, इसके अंदर देखो मैं क्या इनिशियलाइज करता हूँ, गौर से देखना। ये देखो ये जो गुइड हमारे पास एक क्लास है ना, इसका एक मेथड है हमारे पास न्यू गुइड, जो कि हर दफा आपको एक यूनिक आईडी, न्यू यूनिक आईडी आपको हर दफा जनरेट करके देगा। और वो यूनिक आईडी मैं कहां पे गेट कर रहा हूं, इस आईडी के वेरिएबल में जो कि गुइड टाइप का है। तो अब इसी गुइड वाला ये जो वेरिएबल है ना आईडी, इसको मैं इस मेथड के अंदर रिटर्न करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो इस तरह से, मतलब यहां पे देखो जब भी हम अपनी इस माई सर्विस क्लास को कॉल करेंगे तो क्या होगा, हमें यहाँ पे एक गुइड आईडी क्या होगी, रिटर्न होगी, जो कि हर दफा यूनिक होगी। आपने ये याद रखना है, ठीक है। और ये आईडी मैंने कैसे रिटर्न करवाया, पहले मैंने वेरिएबल बनाया एक रीड ओनली और कंस्ट्रक्टर की मदद से उसको इनिशियलाइज किया, मतलब इस आईडी वेरिएबल को, और उसके बाद इसको मैंने यहां से रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो अब देखो अब इस सर्विस को हमें क्या करना है, रजिस्टर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये सर्विस मैंने बना ली, उसको रजिस्टर करना है कहां पे,
प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर, ठीक है। तो ये देखो ये सर्विसेज कुछ बाय डिफॉल्ट सर्विसेज हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर हुई हुई हैं, लेकिन मैंने जो सर्विस बनाई थी वो कौन सी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट, अब देखो यहां पे हमें वो 3 लाइफ टाइम सर्विस के जो 3 लाइफ टाइम है उनमें से कोई एक चूज करना है, ठीक है। हमारे पास कौन कौन से हैं, जिस तरह मैंने बताया सिंगलटन, ठीक है। हमारे पास एक तो ये है सिंगलटन, ठीक है। अब रजिस्टर कैसे करेंगे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था कि सबसे पहले यहाँ पे इंटरफेस आएगा। इंटरफेस का नाम क्या है, आई माई सर्विस। तो देखो जैसे ही मैं आई माई सर्विस को यहाँ पे एंटर करूंगा, यहाँ पे देखो इसका नेम स्पेस टॉप पे ऐड हो गया। मतलब देखो ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, इसके अंदर सर्विसेज का फोल्डर है और इसी के अंदर हमारे पास ये वाला इंटरफेस है, ठीक है। और इसी नेम स्पेस के अंदर हमारे पास एक क्लास भी हमने बनाई थी जिसका नाम क्या रखा था हमने, माय सर्विस, ठीक है। तो ये दो चीजें आपने इस तरह से रजिस्टर करनी है। और मैं लाइफ टाइम कौन सी यूज कर रहा हूं, एट सिंगलटन, ठीक है। तो देखो अगर आप सिंगलटन वाला यूज करना चाह रहे हो लाइफ टाइम तो इस तरह से रजिस्टर करोगे, ठीक है, अपनी सर्विस को। वरना अगर आप यहाँ पे दूसरा क्या था हमारे पास, दूसरा था हमारे पास ऐड स्कोप्ड, ठीक है, वो इस तरह से रजिस्टर करोगे। और अगर आप ट्रांजिएंट यूज करना चाह रहे हो तो वो आप यूज करोगे इस तरह से, मैं आपको दिखा देता हूं, ऐड ट्रांजिएंट, ठीक है, ठीक है। तो एट अ टाइम आप कोई एक लाइफ टाइम को यूज करके अपनी सर्विस को रजिस्टर करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको ये जो ट्रांजिएंट है ना इसके बारे में बताता हूं। तो ट्रांजिएंट की हमने डेफिनेशन क्या देखी थी, यहाँ पे देखो पीछे चलता हूं मैं। देखो ट्रांजिएंट के बारे में क्या कह रहा था, अ न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम द सर्विस इज रिक्वेस्टेड। इसका मतलब जब जब जितनी दफा आप सर्विस को कॉल करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, ये हर दफा आपको एक न्यू इंस्टेंस, न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है, सही है। तो यहां पे आ जाओ, ये सर्विस मैंने यहां पे रजिस्टर कर ली है एट ट्रांजिएंट लाइफ टाइम को यूज करके। तो देखो अब मुझे क्या करना है, इसको इस सर्विस को अपनी एक कंट्रोलर के अंदर यूज करना है। तो देखो कंट्रोलर्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पे देखो एक पहले से कंट्रोलर बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं अपना एक कंट्रोलर ऐड करूंगा। तो राइट क्लिक करते हैं, कंट्रोलर पे जाते हैं और यहाँ पे देखो ये MVC कंट्रोलर नहीं चाहिए, API लेफ्ट साइड से सिलेक्ट करना है और API कंट्रोलर MT को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं इसका नाम रख देता हूँ लाइफ टाइम कंट्रोलर, ठीक है। लाइफ टाइम कंट्रोलर मैंने इसका नाम रखा, ऐड करते हैं, ठीक है। देखो ये लाइफ टाइम कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर क्लास आ गई, जिसके ऊपर देखो यहाँ पे राउट भी बना हुआ है। मतलब हम इस कंट्रोलर को कॉल कैसे करेंगे, पहले API स्लैश और फिर अपने कंट्रोलर का नाम। हमारे कंट्रोलर का नाम क्या है, लाइफ टाइम, मतलब API स्लैश लाइफ टाइम लिखेंगे तो ये वाला कंट्रोलर हमारे पास कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वो जो डिपेंडेंसी जो मैंने सर्विस बनाई थी ना उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से यहाँ पे क्या करना है, इंजेक्ट करना है उस सर्विस को। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं प्राइवेट, ठीक है, रीड ओनली, और यहाँ पे मैं वो जो बनाऊंगा वो किस टाइप का होगा, आई माई सर्विस, मतलब जो हमारा इंटरफेस था, ठीक है। तो देखो जैसे ही मैंने आई माई सर्विस को यहाँ पे ऐड किया, देखो इसका नेम स्पेस यहाँ टॉप पे ऐड हो गया, क्योंकि इसी नेम स्पेस के अंदर सर्विसेज के फोल्डर के अंदर ये वाला इंटरफेस मौजूद है, ठीक है। तो देखो इसका मैं यहाँ पे नाम क्या रखता हूँ, देखो मैं इसका नाम रखता हूँ यहाँ पे अंडरस्कोर सर्विस 1, ठीक है। और फिर इसी तरह से मैं दूसरा भी यहाँ पे ये रीड ओनली वेरिएबल बनाता हूँ सर्विस 2। मतलब यहाँ पे देखो मैं दो सर्विस को यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, मतलब दो सर्विस के समझ लो मैं ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसको इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट करने के लिए ये जो हमारे पास क्लास है कंट्रोलर क्लास, इसका मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं अब दो पैरामीटर्स बनाऊंगा इसी इंटरफेस टाइप के। तो यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ सर्विस 1। अब देखो इसके शुरू में मैंने अंडरस्कोर नहीं लगाया ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके, ठीक है। अब इसी टाइप का दूसरा मैं पैरामीटर बना लेता हूँ सर्विस 2, ठीक है, सही है। और अब देखो ये जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं ये मुझे यहाँ पे इनिशियलाइज करनी है, ठीक है। मतलब डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो ये देखो ये जो अंडरस्कोर सर्विस 1 है इसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से सर्विस 1 वाले इस पैरामीटर से, ठीक है। और उसके बाद दूसरा यहाँ पे बनाऊंगा सर्विस 2, ठीक है, अंडरस्कोर सर्विस 2, और उसको वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यहाँ से मिलेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मैंने दो बनाए हैं ना, दो सर्विसेज बनाई हैं, ठीक है, इसकी एक वजह है वो अभी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे मैं एक एक्शन मेथड बनाऊंगा पब्लिक एक्शन रिजल्ट, ठीक है, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ गेट, ठीक है, सही है। और ये कब चलेगा, जब गेट रिक्वेस्ट होगी, ठीक है, HTTP गेट, सही है। मतलब HTTP गेट रिक्वेस्ट आएगी इस कंट्रोलर के पास तो ये वाला मेथड यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखो मुझे रिटर्न करवाना है क्या, ओके का रिस्पॉन्स यहाँ पे रिटर्न करवाना है। लेकिन
जब मैं ओके का रिस्पॉन्स रिटर्न करवाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, ठीक है। तो ये देखो ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं इसके अंदर मैं दो प्रॉपर्टीज बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो सर्विस वन, और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं इनिशियलाइज क्या करता हूं, देखो ये जो सर्विस वन अंडरस्कोर है, मतलब शुरू में अंडरस्कोर है, ये हमारे पास सर्विस का ऑब्जेक्ट है ना। तो इस सर्विस के अंदर मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाया था। कौन सा मेथड बनाया था? गेट इंस्टेंस आईडी, ठीक है, जो कि हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करके दे रहा था, मतलब गुड आईडी जनरेट करके दे रहा था। तो देखो अब इसी तरह की मैं एक दूसरी यहाँ पे बनाऊंगा सर्विस, इसका नाम यहाँ पे रखूंगा मैं सर्विस टू, मतलब सर्विस टू के नाम से एक और प्रॉपर्टी बनाई, और यहाँ पे देखो सर्विस वन के बजाय मैं सर्विस टू पास कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा एक चीज याद रखना, यहाँ पे देखो सर्विस वन सर्विस टू, इसका एस कैपिटल है, और ये जो सर्विस वन सर्विस टू है इसके शुरू में अंडरस्कोर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये जो मैंने पैरामीटर्स बनाए थे इनका, ये जो सर्विस वन सर्विस टू है उसका एस स्मॉल है, मतलब ये तीनों डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो मतलब देखो जब मैं अपने इस कंट्रोलर को एक्सेस करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो दो सर्विस के मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बनाए हैं उनको डिपेंडेंसी इंजेक्शन की मदद से, मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पे देखो उसी ऑब्जेक्ट के साथ यहाँ पे देखो गेट इंस्टेंस आईडी का जो मेथड है जो कि हमें एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा, वो मैंने सर्विस वन और सर्विस टू की प्रॉपर्टीज के अंदर डाल दिया। इसका मतलब जब मैं अपने इस एपीआई कंट्रोलर को एक्सेस करूंगा तो ये वाला मेथड चलेगा, और ये हमें दो आईडीज जनरेट करके देगा। दो क्यों करके देगा उसकी एक वजह है, मतलब देखो मैं एक यूनिक आईडी यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं और एक यूनिक आईडी यहां पे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। और अभी देखो जो मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर रजिस्टर की थी अपनी सर्विस, वो कौन से स्कोप को यूज करके की थी? ट्रांजिएंट। और ट्रांजिएंट के बारे में क्या बताया यहाँ पे देखो, अ न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम द सर्विस इज रिक्वेस्टेड, ठीक है, मतलब हर दफा एक न्यू इंस्टेंस हमें मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो इस लाइन पे भी हमें एक न्यू इंस्टेंस मिलेगा और इस लाइन पे भी हमें एक न्यू इंस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है, ठीक है। तो यूआरएल क्या हिट करना है मैंने आपको बताया था, एपीआई, ठीक है, स्लैश एपीआई, उसके बाद स्लैश हमारे कंट्रोलर का क्या नाम था? लाइफ टाइम, ठीक है। अपर केस में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंट्रोलर का नाम आप यहाँ पे लिख दो, लाइफ टाइम, एपीआई स्लैश लाइफ टाइम, एंटर करते हैं। तो ये देखो इसको प्रिटी प्रिंट करता हूं, तो ये देखो सर्विस वन की ये यूनिक आईडी देखो, देख रहे हो कितनी बड़ी है। इसको मैं कहता हूं गुड, मतलब ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि इतनी बड़ी आपको एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है और जिसका दावा है कि ये हमेशा यूनिक होगी, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगी। तो देखो मैंने यहाँ पे सर्विस को 2 दफा रिक्वेस्ट किया है ना, तो ट्रांजिएंट में क्या होता है कि जब भी आप उसको रिक्वेस्ट करोगे हर दफा वो आपको एक यूनिक आईडी जनरेट करके देगा। देख रहे हो पहली आईडी जो है वो दूसरी आईडी से आपके पास डिफरेंट है, ठीक हो गया, समझ में आया। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी, देखो मैं इसको स्टॉप करता हूं, ठीक है, प्रोग्राम डॉट सी एस में चलते हैं। अब मैं ट्रांजिएंट को यहां से कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है, और एड स्कोप्ड, ठीक है, एड स्कोप को अब यहाँ पे मैं इनेबल कर रहा हूं। तो एड स्कोप के बारे में क्या था, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, स्कोप में 1 इंस्टेंस पर यूजर पर सेशन। इसका मतलब हर यूजर या हर सेशन के लिए हमारे पास एक सेपरेट इंस्टेंस क्रिएट होगा, एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एड स्कोप मैंने कर दिया और ये वाला कोड देख लो ये सेम है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन रन हो चुकी है। यहाँ पे देखो दोबारा से मैं यूआरएल टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे एपीआई स्लैश लाइफ टाइम, एंटर करते हैं, ठीक है, प्रिटी प्रिंट करता हूं। तो ये देखो देख रहे हो दोनों में आपके पास सेम आईडी है। इसका मतलब अभी हम सिंगल स्कोप के अंदर मौजूद है ना, मतलब ये ब्राउजर समझ लो एक यूजर है और सिंगल यूजर के लिए देखो वही सेम आईडी हमारे पास यूज हो रही है। लेकिन अब अगर मैं यूजर चेंज करूं, मतलब सेशन चेंज करूं, तो भाई देखो अभी मैं लॉग इन करके तो नहीं आया ना। अगर आपको यूजर चेंज करके देखना है, सेशन चेंज करके देखना है, तो आप क्या करो, फिलहाल यहाँ पे ब्राउजर चेंज कर लो। तो जब ब्राउजर चेंज करोगे तब भी वो डिफरेंट यूजर्स माने जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं इस यूआरएल को कॉपी करता हूं, देखो अभी मैं कौन से ब्राउजर में हूं, अभी मैं यहाँ पे एज ब्राउजर में हूं। मैं चलता हूं अपने क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। ये देखो ये मैंने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया, मेरा प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है, विजुअल स्टूडियो में मेरा प्रोग्राम अभी भी रन हो रहा है, मैंने स्टॉप नहीं किया। उसी यूआरएल को देखो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, कहाँ पे, अपने क्रोम ब्राउजर में, मतलब मैं सेशन चेंज कर रहा हूँ, यूजर चेंज कर रहा हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है, प्रिटी प्रिंट करते हैं। तो ये देखो अब यूजर यहाँ पे डिफरेंट है। तो अब इसकी आईडी आप यहाँ पे देखो, और अब मैं वापस चलता हूँ एज ब्राउजर में, तो ये देखो ये एज ब्राउजर है, इसकी आईडी देखो,
बस एंड का देख लो, यहां पे एंड में D82 है और यहां पे अगर आप आओ क्रोम में, यहां पे देखो क्या है 308। इसका मतलब जब सेशन चेंज होगा तो हर सेशन के लिए, हर यूजर के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो नया बनेगा, मतलब अलग ऑब्जेक्ट बनेगा। इसलिए यहां पे देखो जो आईडी है वो भी हमें अलग से मिल रही है, ठीक है, मतलब डिफरेंट मिल रही है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपके पास ऐड स्कोप का, ठीक है। यहां पे आ जाओ, सही है, इसको मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ऐड स्कोप का। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, ठीक है, जो कि है ऐड सिंगलटन। ऐड सिंगलटन भी बहुत ज्यादा आसान है, जिस तरह ऐड ट्रांजिएंट आसान है उसी तरह सिंगलटन भी बहुत ज्यादा आसान है। सिंगलटन के बारे में क्या पॉइंट था, यहां पे देखो, देखो क्या कह रहा है, सिंगलटन वन इंस्टेंस फॉर द एंटायर एप्लीकेशन। मतलब सिंगलटन में क्या होता है, एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और वो एक ही ऑब्जेक्ट पूरी एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। मतलब उस एप्लीकेशन को भले मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर रहे हो तो उनको भी हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, और हमारे केस में मतलब एक ही यूनिक आईडी मिलेगी, ठीक है। करके दिखाता हूं, यहां पे आ जाओ, ठीक है। देखो ऐड सिंगलटन को यहां पे इनेबल कर दिया, सही है, कोड सेम रहेगा। अपनी एप्लीकेशन को मैं रन करता हूं, आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो एप्लीकेशन रन हो चुकी है, उसी यूआरएल को मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा, API/lifetime एंटर करते हैं। तो ये देखो, मतलब सिंगलटन यूज कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना, मतलब एक आईडी यहाँ पे देखो सर्विस 1 में भी है और सर्विस 2 में भी है, देख रहे हो सेम है। लेकिन अब अगर मैं यूजर चेंज करके आपको दिखाऊं, मतलब ब्राउजर में चेंज करता हूं, तो ये देखो मैं इस यूआरएल को यहां से कॉपी करता हूं, मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे चलता हूं, ठीक है। इस वाली विंडो को, ये पुरानी वाली विंडो है, इसको मैं क्लोज करता हूं। दोबारा से मैं यहाँ पे ये यूआरएल एंटर करता हूं। तो जैसे एंटर करूंगा रिजल्ट देखना, ठीक है। यहां पे देखो, तो ये देखो यहां पे भी वही ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, मतलब वही आईडी यूज हो रही है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट जो कि बना था वही ऑब्जेक्ट यहां पे भी डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दोनों ब्राउजर दिखाता हूं। ये अभी गूगल क्रोम का ब्राउजर है, एच पे चलते हैं। तो यहां पे देखो, देख रहे हो आखिरी के 3 हमारे पास कैरेक्टर्स देख लो, 8CA, एज में भी 8CA और यहां पे देखो यहां पे भी 8CA, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना है हमारी सर्विस का, और वो एंटायर एप्लीकेशन, मतलब जितने भी यूजर्स उसको एक्सेस करें उन सब के लिए एक ही हमारे पास सर्विस का ऑब्जेक्ट यूज होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, सर्विस लाइफ टाइम्स का, ठीक है। अब चलते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर, ठीक है। ये आपको अब तीनों मैंने इसका प्रैक्टिकल भी समझा दिया, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो थी वो भी हमने देख ली। अब आगे आ जाओ। अब देखो सिंगलटन के बारे में 1 बाय 1 बता रहा है। क्रिएटेड ओनली वंस, मतलब एक ही दफा बनता है और वो शेयर होता है सारी पूरी एंटायर आपकी ASP.NET कोर की एप्लीकेशन में। और उसको रजिस्टर किस तरह से करते हैं, इस तरह से रजिस्टर करते हैं, अभी मैंने आपको करके भी दिखाया, ठीक है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो सिंगलटन के बारे में बता रहा है कि उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। देखो कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आप सिंगलटन यूज कर सकते हो, लॉगिंग वगैरह, मतलब कोई डेटा वगैरह लॉग करके रखना है, कहीं पे स्टोर करके रखना है, वहां पे यूज कर सकते हो। कैशिंग, कैशिंग मतलब एक डेटा जो कि बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है उसको आप एक जगह कैश कर लेते हो, ठीक है, उसमें आप सिंगलटन यूज कर सकते हो। एप्लीकेशन की जो सेटिंग्स होती हैं, जो कि हम फर्स्ट टाइम जब एप्लीकेशन को रन कर रहे होते हैं तो तब हम कुछ एप्लीकेशन की सेटिंग्स रखते हैं, तो वहां आप ये सिंगलटन का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। मतलब कॉन्फ़िगरेशन, लॉगिंग, कैशिंग और एप्लीकेशन सेटिंग्स के लिए आप सिंगलटन मतलब एक ऑब्जेक्ट के साथ काम कर सकते हो, ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे देखो, फिर हमारे पास है यहाँ पे स्कोप। स्कोप में मैंने क्या बताया, क्रिएटेड वंस पर HTTP रिक्वेस्ट। पर HTTP रिक्वेस्ट से मुराद के एक इंस्टेंस हर एक सेपरेट यूजर के लिए बनता है। जिस तरह मैंने बताया आदिल लॉगिन हो रहा है तो आदिल के लिए अलग हमारे पास सर्विस का ऑब्जेक्ट बनेगा, कुमार के लिए अलग से बनेगा। और उसको रजिस्टर करने के लिए मैंने क्या बताया कि हम इस तरह से program.cs में रजिस्टर करते हैं, ऐड स्कोप का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और इसको हम कहां पे यूज कर सकते हैं, यहां पे देखो, यूज फॉर बिजनेस सर्विसेज या फिर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर DB कंटेक्स्ट, मतलब ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर आप बिजनेस लॉजिक वगैरह इंप्लीमेंट करते हो, वहां पे आप स्कोप यूज कर सकते हो। क्योंकि हर एक जो आपके पास यूजर होता है, सेशन होता है, उसके लिए हम अलग लॉजिक लिख सकते हैं। मतलब सबसे पहले यहां पे देखो DB कंटेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है भाई। देखो अगर डिफरेंट यूजर्स फॉर एग्जांपल डिफरेंट डेटाबेस की क्यूरीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, तो वो जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो जो क्यूरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं, वो सेपरेट होनी चाहिए। मतलब वो क्यूरी एक साथ तो एग्जीक्यूट हो रही होती है लेकिन वो अलग अलग स्कोप में हो रही होती हैं, क्योंकि अगर हम उन्हें एक ही स्कोप में रखेंगे तो वहां पे कोलिजन हो सकता है, क्लैश हो सकता है, मतलब कॉन्करेंसी के इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए हम DB कंटेक्स्ट के केस में क्या करते हैं, ऐड स्कोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं।
सेम इसी तरह अगर बिजनेस सर्विसेज की बात की जाए, आपको पता है कि हम सर्विसेज के अंदर बिजनेस लॉजिक्स लिखते हैं। अब सपोज करो कि भाई मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, मतलब एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं, तो एट अ टाइम मल्टीपल यूजर्स ऑर्डर प्लेस कर रहे होते हैं ना, तो मतलब उनका काम सेपरेट हो रहा होता है। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, स्कोप का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। फिर हमारे पास थर्ड और लास्ट था ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट सिंपल था, क्रिएटेड एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। इसका मतलब एट ट्रांजिएंट लाइफ टाइम के साथ जब भी आप अपने सर्विस को कॉल करोगे तो हर दफा आपको एक न्यू इंस्टेंस मिलेगा, हर दफा एक न्यू ऑब्जेक्ट मिलेगा। और उसको रजिस्टर किस तरह से करते हैं, इस तरह से करते हैं, मैंने करके दिखाया program.cs में। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहां पे देखो ट्रांजिएंट के बारे में बता रहा है कि ट्रांजिएंट आप कहां पे यूज कर सकते हो, लाइट वेट हेल्पर क्लासेस। मतलब हेल्पर क्लासेस होती हैं जो कि लाइट वेट होती हैं, तो उनके लिए आप ट्रांजिएंट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्योंकि देखो याद रखना, यहां पे बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात कर रहा है। तो अगर आपकी कोई क्लास हैवी वेट है, मतलब उसके अंदर कोडिंग ज्यादा है, उसके अंदर टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है, तो उसको आप ट्रांजिएंट में नहीं रखोगे, वरना आपकी एप्लीकेशन स्लो डाउन हो जाएगी। तो जो लाइट वेट हेल्पर क्लासेस हैं जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको फंक्शनैलिटी चाहिए, तो वहां पे आप ट्रांजिएंट को यूज कर सकते हो। इस तरह स्टेटलेस यूटिलिटी सर्विसेज। स्टेटलेस का मतलब कि कोई ऐसी सर्विसेज जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा नहीं होता, मतलब जो स्टेटलेस होता है जिसके अंदर हम डेटा वगैरह स्टोर नहीं करते। फिर यहाँ पे देखो एक बहुत ही ज्यादा अच्छी मैंने यहाँ पे एक इमेज आपके लिए यहाँ पे बनाई है, जिसके अंदर यहाँ पे देखो तीनों का कंपैरिजन आपको दिखा रहा है। देख रहे हो, सिंगलटन की बात करो तो एप्लीकेशन जब स्टार्ट होती है एक इंस्टेंस बनता है और वो सबके पास, सारे यूजर्स के पास शेयर होता है। स्कोप की बात की जाए तो हर यूजर के लिए सेपरेट इंस्टेंस बनता है, न्यू इंस्टेंस बनता है। ट्रांजिएंट की बात की जाए तो हर रिक्वेस्ट पे, मतलब जितनी दफा आप उस सर्विस को रिक्वेस्ट करोगे हर दफा आपको वो एक न्यू इंस्टेंस क्रिएट करके देगा। फिर देखो एग्जाम्पल यूज लिखा है, की पॉइंट्स लिखा है, इसको आप पॉज करके एक दफा रीड कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, मतलब आपके जवाब के बाद जो इंटरव्यूअर आपसे फॉलो अप क्वेश्चंस पूछेगा, उसमें यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, विच लाइफ टाइम शुड बी यूज विद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स डीबी कंटेक्स्ट। वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि जब हम डीबी कंटेक्स्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, इसका मतलब मल्टीपल यूजर्स मल्टीपल ट्रांजैक्शंस एक साथ कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल क्यूरीज एक साथ एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो वो अलग अलग स्कोप में होनी चाहिए। सिंगलटन यूज करोगे मतलब एक स्कोप में रखोगे तो कोलिजन हो सकता है, क्लैश हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे देखो इसका आंसर क्या है, स्कोप्ड। ठीक है, फिर यहां पे देखो एक पॉइंट बता रहा है, ईच एचटीटीपी रिक्वेस्ट रिसीव्स इट्स ओन डीबी कंटेक्स्ट प्रिवेंटिंग शेयर्ड स्टेट अक्रॉस रिक्वेस्ट एंड अवॉइडिंग कॉन्करेंसी इश्यूज। वही बात जो मैंने आपको बताई कि हर रिक्वेस्ट का मतलब हर यूजर का एक अपना डीबी कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए जिसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस को, क्यूरीज को एग्जीक्यूट कर रहा होगा। इससे फायदा क्या है कि वो जो कॉन्करेंसी इश्यूज होते हैं, मतलब जो क्लैशेस के इश्यूज हो सकते हैं सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर, उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब देखो कॉमन मिस्टेक्स, रजिस्टरिंग डीबी कंटेक्स्ट एज अ सिंगलटन, ये कॉमन मिस्टेक है। मतलब डीबी कंटेक्स्ट को कभी भी सिंगलटन के साथ रजिस्टर नहीं करना, स्कोप के साथ करना है। ठीक है, फिर देखो यूजिंग सिंगलटन फॉर सर्विसेज दैट स्टोर यूजर स्पेसिफिक डेटा। वही बात आ गई कि अलग अलग यूजर्स आपके सिस्टम में लॉगिन हो रहे हैं, तो उनके लिए सिंगलटन यूज करना। सिंगलटन तो एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा और सारे यूजर्स के लिए वो शेयर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है, क्योंकि हर यूजर अपना एक स्पेसिफिक डेटा रखता है। फिर यहां पे देखो अज्यूमिंग ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स आर शेयर्ड, मतलब कुछ लोग ये भी समझते हैं कि ट्रांजिएंट के ऑब्जेक्ट शेयर होते हैं। नहीं, ट्रांजिएंट के केस में मैंने आपको क्या बताया कि हर दफा एक न्यू ऑब्जेक्ट बनता है, न्यू इंस्टेंस बनता है, उसके ऑब्जेक्ट शेयर नहीं होते। ठीक हो गया। अब यहां पे देखो इंटरव्यू टिप, अ सिंपल वे टू रिमेंबर द लाइफ टाइम्स, मतलब एक आसान तरीका है लाइफ टाइम्स को याद रखने का, और वो क्या है देखो मैंने बताया था, वन इंस्टेंस फॉर द एंटायर एप्लीकेशन, इसको वन इंस्टेंस फॉर ईच रिक्वेस्ट, ईच यूजर, ईच सेशन, और ट्रांजिएंट में क्या है, वन इंस्टेंस एवरी टाइम इट इज रिक्वेस्टेड। मतलब जब भी आपसे इंटरव्यू में इस तरह का सवाल होना तो आपने इसी तरह से बताना है, मतलब एक एक लाइन की शॉर्ट डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद जो भी एग्जांपल्स हैं वो आप बताओगे। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है, मैनी इंटरव्यूअर्स अप्रिशिएट दिस कंसाइज एक्सप्लेनेशन बिफोर यू डाइव इनटू एग्जांपल्स। मतलब बहुत सारे इंटरव्यूअर्स इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं कि शुरू में आपने एक छोटी सी कंसाइज एक्सप्लेनेशन बता दी, फिर उसके बाद आपने मजीद उसको डिटेल एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स बता दी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो समरी बता के इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं।
तो देखो क्या कह रहा है, चूजिंग द करेक्ट सर्विस लाइफ टाइम इज एसेंशियल, मतलब करेक्ट लाइफ टाइम सर्विस की जो है उसको सिलेक्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे क्या कह रहा है, फॉर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, मेमोरी मैनेजमेंट एंड थ्रेड सेफ्टी, मतलब एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी को मैनेज करना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएशन की बात हो रही है ना, क्योंकि जितने ज्यादा ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे उतनी ज्यादा मेमोरी आपके पास कंज्यूम होगी, और ऑब्जेक्ट ज्यादा बनेंगे तो एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाएगी। इसी तरह थ्रेड्स का भी एक कॉन्सेप्ट इसके साथ इंक्लूडेड होता है, मतलब जहां पे एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स रन हो रहे होंगे वहां पे थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट भी आएगा। ठीक है, फिर देखो इन प्रैक्टिस स्कोप इज द मोस्ट कॉमनली यूज। अब देखो ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि इन 3 लाइफ टाइम में से मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो आपका जवाब क्या होगा, स्कोप्ड। तो आप यही कह रहा है, इन प्रैक्टिस स्कोप इज द मोस्ट कॉमनली यूज लाइफ टाइम बिकॉज इट अलाइंस वेल विद रिक्वेस्ट बेस्ड सर्विसेज सच एज बिजनेस लॉजिक एंड डीबी कंटेक्स्ट। मैंने बताया था ना स्कोप्ड हम कहां कहां पे यूज करते हैं, बिजनेस सर्विसेज के लिए या डीबी कंटेक्स्ट के लिए, जहां पे हमें यूजर स्पेसिफिक काम करना होता है अलग अलग सेपरेटली, वहां पे हम एड स्कोप यूज करते हैं, और स्कोप्ड हमारे पास बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये हमारी समरी कंप्लीट हो गई और यहाँ पे हमारा लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर इस क्वेश्चन के हवाले से कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।